रिकॉर्डिंग ऑफ है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और ये एक्चुअली मेजर क्या करता है बेटा? इसे तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इस एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इसका अगर एक्चुअल मीनिंग की बात करेंगे तो सेकंड डेफिनेशन जो कॉमन में देखेंगे उसका मतलब क्या होता है कि बेटा अगर ये मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्स एक्सिस पे, और कोई हमने इसमें एरिया वेक्टर इधर एक सर्कुलर प्लेट का एरिया ये जाता है। अब इसके अंदर से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास कर जा रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये अगर एरिया वेक्टर ऐसे नहीं तो थोड़ा ऐसे है, तो हमेशा ध्यान रखिए ये अगर कोई एरिया है तो एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया के सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इसका एरिया वेक्टर। बेटा जैसे ये मोबाइल हो गया, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का? यहां से परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये देखिए इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर हो गया एरिया वेक्टर, और ये एंगल अब ये बन रहा थीटा। तो अब इसे हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछली डेफिनेशन से लिखे थे उसे E डॉट ए करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है बेटा? क्या लगता है? डॉट प्रोडक्ट में लगता है E ए कॉस थीटा, E ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, इसलिए यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं। अब ये अगर इस एरिया को अगर बिल्कुल ऐसे घुमा दीजिए, यानी कि एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा 0 डिग्री पर, तो cos 0 क्या होता है? 1। और अगर इसको ऐसे इसके बजाय ऐसे कर दो तो लाइंस ऑफ फोर्स तो पैरेलल निकल जा रहे हैं, ऐसे अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा। हो गया cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो cos 90 0, फ्लक्स 0 कब होगा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के पैरेलल के डायरेक्शन में प्लेन होगा, प्लेन होगा। अब इस प्लेन से लाइंस ऑफ फोर्स तो पास नहीं कर रहे हैं। लाइंस ऑफ फोर्स कब पास करेंगे? जब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। और मैंने अभी बताया प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होता है? किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। अब एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, cos 0 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 1। तभी इसे लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे। समझ आ गई बात? सर कैन यू रिपीट? सर कैन यू रिपीट? वेट, मैंने यहाँ ये बताया कि जब in the direction of electric field, if area vector points, when area vector points, when the plane will be per plane surface will be perpendicular to the direction of field, plane will be perpendicular to the direction of field. Now what is the direction of area vector? Electric field along this area vector plane के perpendicular, दोनों का डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तभी इस प्लेन से पास करेंगे। अब अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये इस तरह से हो गया प्लेट, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर जा रहे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया 90 डिग्री, theta 90, cos 90 0, so no flux will occur. So what is the actual physical meaning of electric flux? You write down, this is the measure of, this is the measure of, this is the measure of total number of electric lines of force, electric lines
of force passing through a given surface area, किसी भी गिवन सरफेस एरिया से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इसका एक और नाम है, जिसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही दूसरा नाम है, मैथमेटिकल नेम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सरफेस इंटीग्रल का टर्म का यूज कब करेंगे बेटा, मैं इसे रब करूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म का यूज हम कब करते हैं। अब देखिए इसे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखिए ये कोई सरफेस हो गया और इसके अंदर में चार्ज है क्यों, हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया जो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हमने इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लिया ds, सरफेस एरिया। यहां एंगल क्या, अगर मानिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आता हो ds, ये एंगल थीटा, तो E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट में ds कॉस थीटा, और ये पूरे सरफेस से लेना है टोटल फ्लक्स। तो ये अगर सरफेस इंटीग्रल लेना है तो पूरी सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन लेंगे। ये एरिया कितना है जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट A। यानी तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मानिए कि ये कोई चार्ज है, चार्ज से r दूरी पर एक हमने स्फीयर खींचा। अब इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना होगा, लाइंस ऑफ फोर्स कितने पास करेंगे, क्योंकि बेटा ये चार्ज पार्टिकल है तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे और इस स्फीयर से पास करेंगे स्फीयर। तो छोटे से एरिया से कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकले, E डॉट ds, टोटल एरिया 0 से सरफेस एरिया क्या है बेटा s। कोई अगर स्फीयर होगा तो 4πr², कोई अलग सरफेस रहा, माने कि ये सरफेस अनइवन है, कोई अलग सरफेस रहा, इसका टोटल सरफेस एरिया s, E डॉट s। इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। बेटा इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अब आ जाइए, तो सरफेस इंटीग्रल इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पता चल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बेटा आपको मैं बता दूं, इस साल आया हुआ था मीटर को, इसको न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम लिख सकते हैं। बेटा न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं और जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम आपको याद है, वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वोल्ट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को वोल्ट कहते हैं। तो बेटा इसका सेकेंड यूनिट, व्हाट इज द सेकेंड यूनिट, जूल वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेकेंड यूनिट क्या हो गया बेटा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज द नेक्स्ट or another unit of electric flux. What is the first unit? E for electric field, Newton per coulomb. Area is meter square, Newton meter square per coulomb. What is the second unit? Voltmeter. This is also the unit of electric flux. Now, so surface integral is the measure of total number of electric lines of force passing through a given surface area. अब देखिए बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक में है और कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, बेटा ये देखिए, इस
लास्ट ईयर भी बोर्ड में आया था, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आते ही रहते। यहां एक क्यूब है, यहां हमने एक क्यूब रखा और क्यूब का एज लेंथ क्या रखा बेटा? क्यूब की एज लेंथ है, क्यूब की एज लेंथ क्या है बेटा? क्यूब की एज लेंथ है ए। कितना है तुम बताओ बेटा? ए, 2a, 3a। बोलो बेटा। ये क्यूब है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 40x + 10 न्यूटन पर कूलम। कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ट्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ट्यूब। बेटा ये क्वेश्चन आता है कई सालों से और आपको अभी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 40x + 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप डायरेक्शन में। आई कैप डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब बेटा आप इसे ड्रॉ कर दीजिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब ये बताइए इस क्यूब के किस दो सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है? क्या नीचे वाले सरफेस से पास कर रहा है क्या लाइंस ऑफ फोर्स? ये तो इसके पैरेलल जा रहा है। ऊपर वाले सरफेस से पास कर रहे हैं क्या? नहीं। साइड वाले से पास हो रहा है क्या? पिछला वाला सरफेस से पास हो रहा है क्या? नहीं। सबके पैरेलल निकल जा रहा है। तो ये इस वाले सरफेस से पास होगा। ये कौन सा सरफेस है? ए, बी, सी, डी। और इस वाले सरफेस से एफ, जी, एच, आई। दो ही सरफेस से फ्लक्स हो रहा है। किन दो सरफेस से फ्लक्स हो रहा है? ए, बी, सी, डी एंड एफ, जी, एच, आई से फ्लक्स हो रहा है। फ्लक्स मतलब इससे लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब ये देखिए बेटा एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये कोई सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए बाहर की ओर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाहर की ओर। पिछला वाला सरफेस परपेंडिकुलर बाहर की ओर इधर आया। इस वाले का एरिया वेक्टर, ये भी तो कुछ है, सरफेस दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। ऊपर वाले का देखिए, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो भी एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बताओ बेटा, इसका एरिया वेक्टर लेकिन सरफेस के बाहर, इसका एरिया वेक्टर इधर आया, सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर। बोलो क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? एज लेंथ ए और ए, स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है ए स्क्वायर और डायरेक्शन होगा आई कैप डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस। बोलो बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये पिछला वाला सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इधर होगा एरिया वेक्टर A1। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा? माइनस आई कैप की ओर। माइनस आई कैप क्यों बोला बेटा? क्योंकि आप ये ट्यूब देखिए, अगर ये पिछला वाला सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इधर की ओर आएगा। एरिया किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा। एरिया बाहर की ओर आएगा ना। अब ये बाहर की ओर आया, मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में इस सरफेस का एरिया वेक्टर, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर इधर है। बाकी जितने भी एरिया है बेटा, ऊपर वाला, नीचे वाला, इसका एरिया वेक्टर इधर, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। 90 बन रहा है ना? 90 बन रहा है ऊपर वाला क्यूब का। बेटा अगर ये क्यूब समझ जाओ तो ऊपर वाले क्यूब का सरफेस एरिया ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 बन रहा है, इससे फ्लक्स 0। नीचे वाला का एरिया वेक्टर बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90। बेटा अब हम नीचे वाले की बात की, साइड वाले का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि किसी से फ्लक्स नहीं लिंक होगा। फ्लक्स केवल ABCD और ABCD FEFGH वाले सरफेस से फ्लक्स ना। इंडिविजुअल निकालेंगे क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो है नहीं। चलो जी, फ्लक्स थ्रू कौन से सरफेस? ABCD। बताओ बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मानो कि E1 होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, x डायरेक्शन में है E1, और यहाँ सेकंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। चलो E1 A1
और एंगल क्या बनेगा, E1 इधर, A1 इधर, और दोनों के बीच का एंगल 180 cos 180। क्यों बेटा? बेटा देखो ना, ये मानो क्यूब है, ये क्यूब है ना, तो पिछला वाला सरफेस ये एरिया वेक्टर इधर बना, अगला वाला सरफेस का एरिया वेक्टर इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, अगला वाला सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 0 डिग्री, θ2 क्या आ जा रहा है 0 डिग्री, और पहले वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से एंगल जा रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ बेटा जो फ्लक्स 180 के -1 होती है cos 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितनी दूरी है बेटा, A और A2 है, A की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है, A की वैल्यू 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में 0.2 मीटर लिख सकते हैं। चलिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर ये दूरी पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे 40 x के जगह 2a यानी कि 28, A 20 है तो 2a कितना हो जाएगा 40 को क्या लिखेंगे, 40 को x लिखेंगे 0.4 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में, क्योंकि ये किसमें है a सेंटीमीटर में। एरिया क्या होगा बेटा, एरिया होगा a इंटू a स्क्वायर, बेटा जल्दी बताइए 0.2 इंटू 0.2 एरिया 0.2 इंटू 0.2 0.04 इंटू -1, आंसर क्या हो जाएगा 4 -64 10 to the power 1 -1 हो गया, 10 to the power -2 होगा बेटा, -2 हो जाएगा, 64 इंटू 10 पावर -2 आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD ये आ गया। उसी तरह फ्लक्स हम EFGH सरफेस से निकालेंगे, बोलो कैसे निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस ABCD EFGH E2 ये इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, एरिया वेक्टर A2 और एंगल है cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1। चलो E2 क्या होगा, इसमें x की वैल्यू होगी A 2a और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 3a, x की जगह 3a क्या लिखेंगे EFGH। हाँ बोलो बेटा, बोलो। तो समझ नहीं आ रहा क्या करवा रहे हो। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा है, एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक ये इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर। पहले एक चीज बताओ, एक चीज दूरी पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यूब के इस एंड पास ऑरिजिन तक कहां है बेटा, यहां है, ये दूरी कितनी है बेटा, a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी ऑरिजिन से कितनी होगी, जल्दी बताओ। सर क्लियर नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा अब दिख रहा है बेटा, सर अब भी नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट मैं बता रहा हूं, ये दूरी है 2a, a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 2a की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं बेटा 0.4, क्या लिखते हैं 0.4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दी है 40x + 10i का, x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये सरफेस कितनी दूरी है ऑरिजिन से, x एक्सिस के अलॉन्ग कितनी दूरी पर है 40 सेंटीमीटर, 40 को 0.4 मीटर लिखते हैं, इसीलिए यहां पर 0.4 पुट किए थे फर्स्ट केस में। लेकिन यही सेकेंड केस में अगर सेकेंड सरफेस का देखिए दूरी ऑरिजिन से कितनी है, तो 20, 20, 40, 20, 60 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखते हैं, 60 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखते हैं बेटा 0.6। अब देखिए 6 हाँ, अब सेकेंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे 40, x की वैल्यू 60 सेंटीमीटर 0.6 और +10 लिखेंगे, आई कैप डायरेक्शन में आ गया, ये आ गया। एरिया वेक्टर कितना आया था बेटा, पहले भी हम लोगों ने किया था, एरिया वेक्टर आया था 0.04, एरिया वेक्टर आया था 0.04 और एंगल क्या आया था बेटा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 1 सेकेंड सरफेस से कर रहे हैं,
इंटू 1 क्यों दिया? क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। मैं क्यूब दिखा करके बता रहा हूं, ठीक है। अभी आपको क्यूब दिखा रहा हूं, पहले इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। 14 इंटू 0.6 24 प्लस 10 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2। 0.04 को 4 इंटू 10 पावर -2 लिखेंगे। ये 24 चौके क्या हो गया बेटा? 96 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 960 इंटू 10 टू द पावर -2। 960 इंटू 10 टू द पावर, नहीं बेटा 20, ये बेटा 24 प्लस 10 34 हो गया। 34 इंटू 4 इंटू 10 पावर -2, 34 इंटू 4 हो जाएगा, ये ज्यादा होगा बेटा 34 इंटू 4, इसको करो इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा 136 इंटू 10 टू द पावर -2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 आ गया। कौन से सरफेस से? E F G H। फर्स्ट वाले सरफेस से फ्लक्स निगेटिव आया और सेकेंड वाले सरफेस से फ्लक्स पॉजिटिव आया। अब मैं आपको बेटा एक में फिगर बता रहा हूँ, एक ट्यूब दिखा रहा हूँ और एक बुक से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ट्यूब का कैसे होता है। एक ट्यूब का मैं दिखा रहा हूँ, ट्यूब कैसे होगा, उसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। अब ये देखिए, जैसे कि ये क्यूब है बेटा, ये क्या है? कोई भी क्यूब समझ जाइए, ये तो क्यूबॉइड है, ये बुक है। अब बेटा इसकी बात अगर करेंगे, ये बेटा समझिए कि सारा हर एक जो फेसेस है उनकी साइज यही है। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ऐसे मैं कर दूं, ऐसे कर दो, तो ये जो एरिया वेक्टर है वो किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। एरिया वेक्टर होगा बाहर की ओर। चलो इसका पिछला वाला सरफेस देखो, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? यहां से बाहर की ओर, यहां से इधर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। इसको अगर आपके सामने रख रहे, ये फिजिक्स जो लिखा हुआ, ये फ्रंट वाला फेस है, क्यूब के फ्रंट वाला फेस है, ये देखिए फ्रंट वाला फेस है ये वाला, और बैक वाला फेस ये है बेटा, बैक वाला फेस ये है। अब ये फ्रंट को सेंटर रीजन से दिखाया हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा बेटा, ये देखिए बाहर की ओर हो गया, एरिया बाहर की ओर, ऐसे किए तो इधर बाहर की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में 0 डिग्री बना, इसीलिए cos 0 की वैल्यू होती है 1 + 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से 3a था, a की वैल्यू 20 थी, तो 30 बेटा 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर, 0 जिसे लिखा 0.6। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था 40 इंटू 0.6 प्लस 10। सेकेंड पॉइंट पर निकल गया, एरिया वेक्टर निकल गया, और एंगल क्या है? 0 डिग्री, तो हमने E a cos 0 पुट कर दिया, ये आ गया प्लस। बेटा पिछला वाला सरफेस किधर है? एरिया वेक्टर इधर है। अभी देखिए इधर आ रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब एंगल क्या बना? माइनस बना, इसीलिए cos 180 बना -1। cos 180 -1 होता है, तो -1 से ये मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए बेटा, जो फर्स्ट केस आया, ये एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है, E की वैल्यू लिखेंगे 40x + 10, 40x की वैल्यू 2a है, इस एंड का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2a। a का जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 40 इंटू 2a, 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर को 0.4, एरिया वेक्टर 0.04, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया वेक्टर क्या होगा? मीटर में 0.2 का स्क्वायर 0.04, और एंगल क्या बनेगा? -1। तो ये फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से नेगेटिव हो गया, दूसरे सरफेस से पॉजिटिव हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा
phi2 माइनस phi1 ये क्या हो गया 136 माइनस 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 नेक्स्ट फ्लक्स आ गया। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन करवाए इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्यूब भी रख दिया जाए तो क्यूब के सरफेस होते हैं और इनके बीच से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करवाया जाए तो जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पड़ता है ये सरफेस बाहर की ओर होगा, एरिया वेक्टर ये सरफेस बाहर की ओर होगा, तो इससे फ्लक्स पॉजिटिव होगा, पिछले वाले से नेगेटिव होगा, इससे कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसके पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ऊपर वाले के पैरेलल पास हो रहा है, इससे तो पास ही नहीं हो रहा है, पिछले वाले के भी पैरेलल पास हो रहे हैं, इसके पिछले वाले से भी पैरेलल पास हो रहे हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स जब सरफेस के पैरेलल पास हो रहे हैं मतलब उससे तो पास हो ही नहीं रहा है। तो यहां इस प्रॉब्लम में मैंने यही बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, जब सरफेस एरिया से पास करे, जब सरफेस एरिया को पास करे तो फ्लक्स पॉजिटिव, लेकिन अगर सर प्लेन के पैरेलल पास करे तो क्या होगा, होगा ही नहीं, फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, बाहर तुम्हारे सामने की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर, एंगल 90 डिग्री बना, cos 90 क्या होता है 0, तो कोई भी प्लेन के पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं तो उससे फ्लक्स होगा ही नहीं, केवल सामने पिछला वाला और अगले वाले सरफेस से ही फ्लक्स होगा, पिछले वाले और अगले वाले सरफेस से ही फ्लक्स होगा। नाउ अब मैं इसके आगे की टॉपिक में एक दो बहुत सिंपल से टॉपिक दे रहा हूं जो कि प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा, जो तुम लोग से मैं पूछूंगा। चलो बेटा, वही जैसे कि बेटा एक एरिया वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 8i कैप प्लस 16j कैप न्यूटन पर कूलम। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी बताओ, कमल दुआ बताना, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। सर 32i प्लस 32 डॉट प्रोडक्ट, आई कैप नहीं होगा बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हो जाता है बेटा, आई डॉट आई का मतलब मैंने बताया इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री 1, तो 1 into 1 1, डायरेक्शन लेस 1 into 34 कुछ नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्ट 8 4 जा 32 प्लस 6 and 6 जा 96 हो गया बेटा, समाप्त कीजिए, कोई डायरेक्शन नहीं होता। 130 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कौन सी बड़ी बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है और एक सरफेस है जिसका प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है 20i का एक्स एक्सिस की ओर। एक कोई प्लेन सरफेस है जो वाई जेड प्लेन में है, प्लेन सरफेस कौन सी प्लेन में है बेटा, वाई जेड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ये प्लेन है, यहां पर ये प्लेन खोलिए, और प्लेन कौन से सरफेस पर है, वाई जेड, और इसका एरिया वेक्टर है, कौन से प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है एरिया वेक्टर, और इसका एरिया है 4 मीटर, चलो जो लिख दिया 4 मीटर स्क्वायर। चलो बेटा कोई बताएगा इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, बेटा इसका एरिया
सर आप म्यूट हो। बेटा ये क्या हो गया, आप देखिए कोई भी अगर एरिया वेक्टर वाई जेड प्लेन में हो तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, इसलिए एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा 4 मीटर स्क्वायर आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए 20 आई कैप डॉट 40 मीटर स्क्वायर आई कैप। 24 या 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।